नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मानसिक यातना। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे ही शीला ऑफिस से आकर घर में घुसी, बहू रितु पानी का गिलास उनके हाथ में थमाते हुए खुशी से हुलसते हुए बोली, माँ जी, 2 दिनों बाद मेरी दीदी अपने परिवार सहित भोपाल घूमने आ रही हैं। आज ही उन्होंने फ़ोन पर बताया। अरे वाह, यह तो बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारी दीदी जीजाजी पहली बार यहाँ आ रहे हैं। उनकी खातिरदारी में कोई और कसर मत रखना। बाजार से लाने वाले सामान की लिस्ट आज ही अपने पापा को दे देना, वे ले आएंगे। हाँ माँ, मैंने तो आने वाले 3 दिनों में घूमने और खाने पीने की पूरी प्लानिंग भी कर ली है। माँ, दीदी पहली बार हमारे घर आ रही हैं, यह सोचकर ही मन खुशी से बावरा हुआ जा रहा है। रितु कहते हुए खुशी से ओत-प्रोत थी। बड़ी बहन मेरे लिए बहुत खास है। 12वीं कक्षा में पापा ने जबरदस्ती मुझे साइंस दिलवा दी थी और मैं फेल हो गई थी। मैं शुरू से प्रत्येक क्लास में अव्वल रहने की वजह से अपनी असफलता को सहन नहीं कर पा रही थी और निराशा से घिरकर धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी। तब दीदी की शादी को 2 महीने ही हुए थे। मेरी बिगड़ती हालत को देखकर दीदी बिना कुछ सोचे विचारे मुझे अपने साथ अपनी ससुराल ले गई थी। जगह बदलने और दीदी जीजाजी के प्यार से मैं धीरे धीरे अपने दुख से उबरने लगी थी। मेरा मनोबल बढ़ाने में जीजाजी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्हीं की मेहनत और प्यार का फल है कि डॉक्टरेट करके आज कॉलेज में पढ़ाकर खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। माँ, कितना मुश्किल होता होगा अपनी नई नवेली गृहस्थी में किसी तीसरे, वह भी जवान बहन को शामिल करना। रितु ने अपनी दीदी की सुनहरी यादों को ताज़ा करते हुए अपनी सास से कहा, हाँ सो तो है बेटा, पर तुम उनकी यादों में ही खोई रहोगी कि कुछ तैयारी भी करोगी। दीदी के कितने बच्चे हैं? शीला ने उत्सुकता से पूछा। 2 बेटे हैं माँ। बड़ा बेटा अमित इंजीनियरिंग के आखिरी साल में है और छोटा अनुज 12वीं कर रहा है। रितु ने खुशी से उत्तर दिया। अच्छा, कहते हुए शीला ने अपने 2 कमरों के छोटे से घर पर नजर डाली जो 4 लोगों के आ जाने से भर जाता था। उन्होंने पति के साथ मिलकर बड़े जतन से इस घर को उस समय बनवाया था जब बेटे का जन्म हुआ था। तब आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी, सो किसी तरह 2 कमरे बनवा लिए थे। उसके बाद परिवार बड़ा हो गया, पर घर उतना ही रहा। कितनी बार सोचा भी कि ऊपर 2 कमरे और बनवा लें ताकि किसी के आने पर परेशानी न हो, पर सुरसा की तरह मुंह फाड़ती इस महंगाई में थोड़ा सा पैसा बचाना भी मुश्किल हो जाता है। खैर, देखा जाएगा। 2 दिनों बाद सुबह ही रितु की दीदी परिवार सहित आ गईं। सभी लोग हंसमुख और व्यवहार कुशल थे। शीघ्र ही रितु के दोनों बच्चे 12 वर्षीय दक्ष और 8 वर्षीय दीक्षा दीदी के बेटों के साथ घुल मिल गए। पुरुष देश विदेश की चर्चाओं में व्यस्त हो गए। वहीं रितु और उसकी दीदी किचन में खाना बनाने के साथ साथ गप्पों में मशगूल हो गईं। शीला स्वयं भी नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गई। नहा धोकर सबने भरपेट नाश्ता किया। रितु ने खाना बनाकर पैक कर लिया ताकि घूमते घूमते भूख लगने पर खाया जा सके। पूरे दिन भोपाल घूमने के बाद रात का खाना सबने बाहर ही खाया। माता पिता के लिए खाना रितु के पति ने पैक करवा लिया। घर आकर ताश की महफिल जम गई जिसमें शीला और उसके रिटायर पति भी शामिल थे। रात्रि में हॉल में जमीन पर ही सबके बिस्तर लगा दिए गए। सभी बच्चे एक साथ ही सोए, बाकी सदस्य भी वहीं एडजस्ट हो गए। रितु की दीदी ने
पहले ही साफ कह दिया था कि मम्मी पापा अपने कमरे में ही लेटेंगे ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। अपने रात्रिकालीन कार्य और दवाइयाँ इत्यादि लेने के बाद जब शीला हॉल में आई तो कम जगह में भी सबको इतने प्यार से लेटे देखकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। अचानक बच्चों के बीच दीक्षा को लेटे देखकर उनका माथा ठनका। वे अचानक बहुत बेचैन हो उठी और बहू रितु को अपने कमरे में बुलाकर कहा, बेटा दीक्षा भी छोटी है, उसे पास सुलाओ। माँ वह नहीं मान रही, अपने भाइयों के पास ही सोने की जिद कर रही है। सोने दीजिए ना, दिन भर के थके हैं सारे बच्चे, एक बार आँख लगेगी तो रात कब बीत जाएगी पता भी नहीं चलेगा। कहकर रितु वहाँ से खिसक गई। वे सोचने लगी, यह तो सही है कि थकान में रात कब बीत जाती है पता नहीं चलता, पर रात ही तो वह समय है जब सब सो रहे होते हैं और करने वाले अपना खेल खेल जाते हैं। रात ही तो वह पहर होता है जब चोर लाखों करोड़ों पर हाथ साफ करते हैं। दिन में कुलीनता, शालीनता, सज्जनता और करीबी रिश्तों का नकाब पहनने वाले अपने लोग ही अपनी हवस पूरी करने के लिए रात में सारे रिश्तों को तार तार कर देते हैं। कहते हैं ना, दूध का चला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। सो उनका मन नहीं माना और कुछ देर बाद ही वे फिर हॉल में जा पहुंची। दीक्षा उसी स्थान पर लेटी थी। उन्होंने धीरे से उसके पास जाकर न जाने कान में क्या कहा कि वह तुरंत अपनी दादी के साथ चल दी। बड़े प्यार से अपनी बगल में लिटाकर वे दीक्षा को कहानी सुनाने लगी और कुछ ही देर में दीक्षा नींद के आगोश में चली गई। पर नाते रिश्तों पर कतई भरोसा न करने वाला उनका विद्रोही मन अतीत के गलियारे में जा पहुंचा। तब वे भी अपनी पोती दीक्षा की उम्र की ही थी। परिवार में उनके अलावा 4 वर्षीय एक छोटी बहन थी। माँ गांव की अल्प शिक्षित सीधी सादी महिला थी। एक बार ताऊजी का 22 वर्षीय बेटा पिंटू उनके घर 2-4 दिनों के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा देने आया था। भाई के आने से घर में सभी बहुत खुश थे। आखिर वह पहली बार जो आया था। गर्मी का मौसम था, उस समय कूलर एसी तो होते नहीं थे। सो माँ ने खुले छोटे से आंगन में जमीन पर ही बिस्तर लगा दिए थे। वे अपने पिता से कहानी सुनने की जिद कर रही थीं कि तभी भाई ने कहानी सुनाने का वास्ता देकर उसे अपने पास बुला लिया। वह भी खुशी खुशी भैया के पास कहानी सुनते सुनते सो गईं। आधी रात को जब सब सोए थे, अचानक उन्हें अपने निचले वस्त्र के भीतर कुछ होने का एहसास हुआ। कुछ समझ नहीं आने पर वे अचकचाईं और करवट लेकर लेट गईं। कुछ देर बाद भाई ने दोबारा उन्हें अपनी ओर खींच लिया और वही कार्य फिर से शुरू कर दिया। न जाने क्यों उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। जब असहनीय हो गया तो एक झटके से उठी और जाकर माँ से चिपक कर लेट गईं। उस दिन बहुत देर तक नींद ही नहीं आई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर भैया उसके साथ क्या कर रहे थे। 8 साल की बच्ची क्या जाने कि उसके ही चचेरे भाई ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। उस समय मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया तो था नहीं, जो माँ के बिना बताए ही सब पता चल जाता। यह सब तो उसे बाद में समझ में आया कि उस दिन भाई अपनी ही चचेरी बहन के साथ। छी, सोचकर उसका मन आज भी पिंटू भैया के प्रति घृणा से भर उठता है। अगले दिन सुबह माँ ने पूछा, क्या हुआ, रात को उठकर मेरे पास क्यों आ गई थी। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। सो वह कुछ नहीं ऐसे ही कहकर बाहर चली गई। उस समय तो क्या, वह तो आज तक माँ से नहीं कह पाई कि उनके
लाडले भतीजे ने उसके साथ क्या किया था। पर क्या वह उस समय माँ को बताती तो माँ उसकी बातों पर भरोसा करती? शायद नहीं, क्योंकि माँ की नज़र में वह तो बच्ची थी और पिंटू भैया उनके लाडले भतीजे। उस जमाने में माँ बेटी में संकोच की एक दीवार रहती थी। वे इतने खुलकर हर मुद्दे पर बात नहीं करती थी जैसे कि आज की माँ बेटियाँ करती हैं। वह कभी किसी से इस विषय में बोल तो नहीं पाई, परंतु पुरुषों और सेक्स के प्रति एक अनजाना सा भय मन में समा गया। पुरानी यादों की परतें थीं कि धीरे धीरे खुलती ही जा रही थी। समय बीतता गया। जब उन्होंने जवानी की दहलीज पर पैर रखा तो माता पिता को शादी की चिंता सताने लगी। आखिर एक दिन वह भी आया जब पेशे से प्रोफेसर सुशील उनके जीवन में आई। उन्हें याद है जब वे शादी करके ससुराल आईं तो बहुत डरी हुई थी। पति सुशील बहुत सुलझे और समझदार इंसान थे। उन्होंने आम पुरुषों की तरह संबंध बनाने की कोई जल्दबाजी नहीं की। जब सारे मेहमान चले गए तो एक दिन परिस्थितियां और माहौल अनुकूल देखकर सुशील ने जब उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करनी चाही तो वे घबराकर पसीना पसीना हो गईं और उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। इसके बाद जब भी सुशील उनके नज़दीक आने की कोशिश करते उनकी यही स्थिति हो जाती। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कई बार शीला से इसका कारण जानने की कोशिश की, परंतु शीला हर बार टाल गई। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, समझदार सुशील ने मानो समस्या हल करने का बीड़ा ही उठा लिया। वे शीला का हाथ पकड़कर जमीन पर बैठ गए और बड़े प्यार से इस मनोदशा का कारण पूछने लगे। पहले तो शीला चुप रही, पर फिर सुशील के प्यार भरे स्पर्श से सालों से जमी बर्फ की परत मानो पिघलने को आतुर हो उठी। उनकी आंखों से आंसुओं के रूप में लावा बह निकला और रोते रोते पूरी बात उन्होंने सुशील को कह सुनाई, जिसका सार यह था कि जब भी सुशील उनके नज़दीक आते हैं उन्हें वह काली रात याद आ जाती है और वे घबरा उठती हैं। सुशील कुछ देर तो शांत रहे। वातावरण में चारों ओर मौन पसर गया। वे मन ही मन घबराने लगीं कि न जाने सुशील की प्रतिक्रिया क्या होगी। परंतु कुछ देर बाद माहौल की खामोशी को तोड़ते हुए सुशील उठकर उनकी बगल में बैठ गए। शीला का हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े ही प्यार से बोले, शीलू, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं थी। गलती तो तुम्हारे उस भाई की थी जिसने एक कोमल कली को कुचलने का प्रयास किया, जिसने तुम्हारे माता पिता के साथ विश्वासघात किया, जिसने रिश्तों की गरिमा को तार तार कर दिया। वह भाई के नाम पर कलंक है। जहाँ तक माँ का सवाल है, वे यह कभी सपने में भी नहीं सोच पाई होंगी कि उनका सगा भतीजा ऐसा कुकृत्य कर सकता है। परंतु अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम पति पत्नी हैं। तुम्हारा और मेरा हर सुख दुख साझा है। हम कल एक मनोवैज्ञानिक काउंसलर के पास चलेंगे, जिससे तुम अपने मन की सारी पीड़ा को बाहर लाकर अपने और मेरे जीवन को सुखमय बना पाओगी। इतना भरोसा रखो अपने इस नाचीज जीवन साथी पर कि जब तक तुम स्वयं को मानसिक रूप से तैयार नहीं कर लेती, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा। बस इतना प्रॉमिस जरूर चाहूँगा कि यदि भविष्य में हमारी कोई बेटी होगी तो उसे तुम संभाल कर रखोगी। उसे किसी भी हालत में परिचित अपरिचित की हवस का शिकार नहीं होने दोगी। बोलो, मेरा साथ देने को तैयार हो? हाँ सुशील, मैं अपनी बेटी तो क्या, इस संसार की किसी भी बेटी को उस तरह की मानसिक यातना से नहीं गुजरने दूंगी जिसे मैंने भोगा है।
पर मुझे अभी कुछ वक्त और चाहिए। शीला ने सुशील का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा तो सुशील मुस्कुराते हुए प्यार से बोले, यह बंदा ताउम्र अपनी खूबसूरत पत्नी की सहमति का इंतजार करेगा। अचानक शीला कुछ सोचते हुए बोली, सुशील, मैं धन्य हूँ जो मुझे तुम जैसा समझदार पति मिला। मुझे लगता है हर महिला बाल्यावस्था में कभी न कभी पुरुषों द्वारा इस प्रकार से शोषित होती होगी। अगर आज तुम्हारे जैसा समझदार पति नहीं होता तो मुझ पर क्या बीतती। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कितने परिवारों में ऐसा ही दर्द अपने मन में समेटे महिलाएं जबरदस्ती पति के सम्मुख समर्पित हो जाती हैं। कितनी महिलाएं अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं और कितनों के इसी कारण से परिवार टूट जाया करते हैं। जबकि इस प्रकार की घटनाओं में महिला पूरी तरह निर्दोष होती है, क्योंकि बाल्यावस्था में तो वह इन सब के मायने भी नहीं जानती। चलो अब कुछ खाने को दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। सुशील ने कहा तो वे मानो विचारों से जागी और फटाफट चाय नाश्ता लेकर आ गईं। कुछ दिनों की काउंसलिंग सेशन के बाद वे सामान्य हो गईं और एक दिन जब वे नहाकर बाथरूम से निकली ही थी कि सुशील ने उन्हें अपने बाहुपाश में बांध लिया और सेक्सुअल नज़रों से उनकी ओर देखते हुए बोले, अब कंट्रोल नहीं होता, बोलो हाँ है ना। सुशील की प्यार भरी मदहोश कर देने वाली नज़रों में मानो वे खोस ही गईं और खुद को सुशील को सौंपने से रोक नहीं पाईं। सुशील ने उन्हें 2 प्यारे और खूबसूरत से बच्चे दिए, बेटी हिना और बेटा हनी। उन्हें अच्छी तरह याद है जैसे ही हिना बड़ी होने लगी वे हिना को अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देती थीं। दोनों बच्चों के साथ सुशील और उन्होंने ऐसा दोस्ताना रिश्ता कायम किया था कि बच्चे अपनी हर छोटी बड़ी बात माता पिता से ही शेयर करते थे। वे चारों आपस में माता पिता कम दोस्त ज़्यादा थे। बेटी हिना जैसे ही 7-8 वर्ष की हुई उन्होंने उसे अच्छी बुरी भावनाओं, स्पर्श और नज़रों का फर्क भली भांति समझाया ताकि उसके जीवन में कभी कोई रात काली न हो। सोचते सोचते कब आँख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह आँख देर से खुली तो देखा कि सभी केरवा डैम जाने की तैयारी में थे। वे भी फटाफट तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल ली। अगले दिन रितु की दीदी का सुबह की ट्रेन से जाने का प्रोग्राम था। 3 दिन कैसे हंसी खुशी में बीत गए पता ही नहीं चला। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।